जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी और रेलवे के इस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और आजकल जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है ना, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस सवाल को जरूर देखकर जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी, 1885 28 दिसंबर को। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो भारत में अंग्रेजों का पक्ष ले सके। तो उन्होंने देखा कि 1857 में पढ़े लिखे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया या वो न्यूट्रल बने रहे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना की जो पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करे और अंग्रेजों को एक सपोर्ट प्रदान करे। इसी को लेकर आप देखेंगे कि एओ ह्यूम, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, वो एक आईसीएस ऑफिसर था। उसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और 1885 में 28 दिसंबर को बंबई में उसने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के अधिवेशन में हो गई। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम लोग आईएनसी भी कह सकते हैं, ये आप देखेंगे कि इसका 3 काल रहा है। 1885 से 1905 का जो काल रहा है, ये काल उन पढ़े लिखे और काफी संभ्रांत वर्ग से आने वाले नेताओं का रहा जो अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय की नीति का पालन करते थे। अनुनय विनय की नीति कहने का मतलब है कि वो अंग्रेजों से किसी भी डिमांड को मनवाने के लिए एप्लीकेशन का सहारा लेते थे। तो 1885 से 1905 का जो काल है, आप इसे नरम दल का काल कह सकते हैं। 1905 से 1919 ये गरम दल का काल रहा। इस समय कांग्रेस में आप देखेंगे गरम दल वालों का प्रभुत्व रहा और 1919 के बाद से आप कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव देख सकते हैं, यानी गांधी युग का प्रभाव। तो हम कांग्रेस को इस प्रकार से करके देख सकते हैं। 1885 से 1905 कांग्रेस में उन नेताओं का प्रभाव रहा जो काफी पढ़े लिखे और सम्राट वर्ग से आते थे। 1905 से 1919 का जो काल है वो गरम दल, जो कांग्रेस में जैसे बाल गंगाधर तिलक है ना और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का प्रभाव रहा। 1919 से 1948 का जो है ना समय, ये गांधी युग है। इस समय कांग्रेस पर आप देखेंगे गांधी जी का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वो हर साल होते थे, हर साल अलग अलग शहरों में होते थे। भारत के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के अधिवेशन हर साल होते थे। पहला जो अधिवेशन हुआ 1885 में हुआ और ये अधिवेशन बंबई में हुआ था। ये जो अधिवेशन था ये बंबई में हुआ था। इसके संस्थापक तो चूंकि वो ह्यूम थे ही। पहला अधिवेशन बंबई, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके सचिव वो ह्यूम खुद ही थे, स्वयं थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है वो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में उन्होंने मद्रास में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहले यूरोपीय अध्यक्ष जो कि एक अंग्रेज ही थे, ये जॉर्ज यूले थे। 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन है, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने करी थी। तो आप ये एक सवाल ध्यान रखेंगे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए वो मद्रास अधिवेशन में। आपको अधिवेशन का साल और अधिवेशन का स्थान दोनों याद रखना है और खासकर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। यह अधिवेशन कहां हुआ? 1888 के इलाहाबाद में हुआ था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1896, देखिए 1888 और 1889, 90, 91, 92, 93, 94, 95 सारे अधिवेशन हुए, लेकिन यह अधिवेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहने के कारण उसे यहां नहीं दिया गया है। जो अधिवेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह शानी। इस अधिवेशन की खासियत यह थी कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह शानी जी कर रहे थे। ठीक है ना। तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह शानी कर रहे थे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कलकत्ता। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दारा भाई नौरोजी ने की थी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मन से किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग तो ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है, जैसे आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने किया या फिर दयानंद सरस्वती ने भी अपनी पुस्तक में किया था। लेकिन कांग्रेस के मंच से पहली बार जो प्रयोग हुआ ना स्वराज शब्द का, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ये आप ध्यान देंगे। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण सवाल है वो है 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई। चूंकि
कांग्रेस के भीतर गोपाल कृष्ण गोखले का नेतृत्व था और उसी के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक है उनका भी प्रभाव काफी बढ़ रहा था। तो 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का ही एक धड़ा इस चीज को लेकर अड़ गया कि बाल गंगाधर तिलक को इस अधिवेशन की अध्यक्षता दी जानी चाहिए, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के हस्तक्षेप के बाद बाल गंगाधर तिलक को इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं दी गई और कांग्रेस वहीं पर दो भाग में टूट गई, जो नरम दल और गरम दल के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आप ये देखेंगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष 1907 की जो अध्यक्षता है कांग्रेस की, उसका रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई। सूरत में अधिवेशन हुआ था। 1911 का जो अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार राष्ट्रगान जो गाया गया था, पहली बार जो राष्ट्रगान गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशन नारायण धर जी ने की थी। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। हमारा जो अगला सवाल 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। यहां लिखा हुआ है इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता यह हुआ कि कांग्रेस जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर मान गई। मुस्लिम लीग जो अड़ी हुई थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, उस रिफॉर्म में जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र सेपरेट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात की गई थी, कांग्रेस पहले तैयार नहीं थी, लेकिन 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता जब हुआ है ना, तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न 1917 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। 1917 में यह अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। हमारा जो अगला सवाल है वो है 1924 बेलगांव अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट और इस पर एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे और गांधी जी एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, एकमात्र। न इसके पहले और न इसके बाद गांधी जी ने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू। अब देखेंगे पहली महिला अध्यक्षा पूछेगा तो एनी बेसेंट का नाम लेना है, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्षा का नाम पूछेगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा का नाम पूछेगा तो आपको सरोजनी नायडू का नाम लेना है। पहली महिला अध्यक्षा पूछेगा तो आपको एनी बेसेंट का नाम लेना है, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्षा नाम पूछता है तो सरोजनी नायडू का नाम लेना है। कानपुर अधिवेशन 1925। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये रावी नदी के तट पर हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर हुआ था अधिवेशन। ठीक है, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, भारत को चाहिए पूर्ण आजादी, और इसके लिए अगले महीने की आखिरी रविवार की तारीख दी गई और अगले महीने की आखिरी रविवार 26 जनवरी पड़ रही थी। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अगर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंग्रेज नहीं मानते हैं तो कांग्रेस हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में झंडा फहराएगी और खुद ही आजादी की घोषणा कर देगी। तो 26 जनवरी का दिन इसलिए ऐतिहासिक हो जाता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो 1929 में जो पारित किया था, तो अगले महीने की 26 जनवरी से हर साल झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। 1931 का कराची अधिवेशन सरदार पटेल की अध्यक्षता में हो रहा था। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में आया? 1931 के कराची अधिवेशन में। इससे भी बड़ी जरूरी बात है कि इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। भगत सिंह की फांसी इसी साल हुई थी 1931 में, और इसी साल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ। गांधी जी जब अधिवेशन में पहुंचे तो वहां लोगों ने आरोप लगाया कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवाई जा सकती थी। इसी को लेकर वहां के लोगों ने, वहां के मेंबर्स ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। हमारा जो अगला सवाल 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, ये फैजपुर यूपी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल
नेहरू ने की थी। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है, कह सकते हैं पहला अधिवेशन है ऐसा जो गांव में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कहां हुआ, गांव में हुआ। कौन सा, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का एक पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो कौन था, फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, इसे याद रखेंगे। 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1939 की जो अध्यक्षता है वो त्रिपुरी में हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन इस अधिवेशन की खासियत यह है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, एक सुभाष चंद्र बोस और एक पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट किया, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार गए। तो गांधी जी ने इसे कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है। पट्टाभी सीतारामैया के हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार कहा, जिसके बाद सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देकर उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक, चूंकि अधिवेशन से की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद अब उसका अध्यक्ष कौन होता, तो इसके लिए आप देखेंगे कि बाद में राजेंद्र प्रसाद जो हैं, राजेंद्र प्रसाद इसके आगे की अध्यक्षता करेंगे। फिर से इस सवाल को हम क्लियर कर देते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। अध्यक्ष पद को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में ठन गई। आप देखेंगे कि गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई, तो गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार कहा। बाद में आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने इसे मतलब गांधी जी को एक सम्मान देते हुए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो आगे उस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे 1939 का जो अधिवेशन हुआ है उसमें पहला सुभाष चंद्र बोस और उनके इस्तीफा देने के बाद जो अध्यक्ष बने वो राजेंद्र प्रसाद बने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कारण था वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के कारण 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 1947 में चूंकि देश आजाद हुआ था तो उस साल कोई अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुना गया और यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। आजादी के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ 1948 में वो जयपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चूंकि आजादी के वक्त कौन अध्यक्ष थे और आजादी के बाद, तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप ध्यान देंगे नाम जेबी कृपलानी। जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने दिसंबर में ही अधिवेशन होता है कांग्रेस को, लेकिन जेबी कृपलानी जो है ये 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण। इस प्रकार के वीडियोस हम आपके सामने और भी लेकर आते रहेंगे। आप बस इसे एक रिवीजन क्लास समझिए। अभी मैंने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया, अभी हिस्ट्री हमने शुरू भी नहीं किया है। जो भी एक रिवीजन क्लास है, पॉलिटी के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स और बजट के क्वेश्चंस, जो बजट वगैरह हाल ही में आए हैं, बजट से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।